प्यारे साथियों, शक्ति सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक या और भी अदर पीडीएफ चाहिए तो आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम क्या कहते हैं, इस वीडियो में रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि नियम 1 है, इसमें नाम और प्रभावी होने की तिथि है। अगर इंग्लिश में हम बोले तो इसका टाइटल एंड डेट ऑफ इफ़ेक्ट। यह नियम 1 अक्टूबर 1968 से लागू हो गया है। इसका नाम अनुशासन और अपील नियम 1968 है। ठीक है साथियों, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस रूल हैज़ कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 1968। इट्स नेम इज़ डिसिप्लिन एंड अपील। द रूल इज़ 1968। अब जो इसकी परिभाषा ना साथियों, उसकी परिभाषा क्या है, इस परिभाषा में क्या कहता है कि पॉइंट नंबर 1, नियुक्ति प्राधिकारी यानी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, जो कर्मचारी को पद पर नियुक्त करता है या करने का अधिकार है या किसी समय विशेष पर जिस पद पर रेल सेवक पद स्थापित हो उस पद पर नियुक्ति का प्राधिकार रखने वाला प्राधिकारी ही नियुक्ति प्राधिकारी कहलाता है। अब जो पॉइंट नंबर 2 है, इसमें क्या है साथियों कि अनुशासनिक अधिकारी, जिसे नियमों के अनुसार छोटी या बड़ी सख्ती यानी जो पेनल्टीज लगाने का अधिकार हो। ठीक है, अनुशासनिक अधिकारी आरोप पत्र, जिसको इंग्लिश में चार्जशीट कहते दे सकता है। वह कर्मचारी को दंड भी दे सकता है, नियमों के तहत उस पर जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिनरी ऑफिसर बोलते हैं। एक होता है साथियों जांच अधिकारी, जिस अधिकारी को अनुशासनिक कार्रवाइयों में जांच करने के लिए नामित करता है, जांच अधिकारी कहलाता है। यदि प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है तो जांच अधिकारी प्रस्तुति अधिकारी का काम करेगा। यह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा मानक फॉर्म संख्या, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म 7 द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो हो सकते हैं अनुशासनात्मक अधिकारी स्वयं, कोई एक अधिकारी हो सकता है, कोई एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर या संयुक्त समिति हो सकती है, 2 या 2 से अधिक अधिकारियों की समिति हो सकती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर बोलते हैं। अब साथियों, जो प्रस्तुति अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स जो होता है, वो प्रशासन का पक्ष रखने के लिए जांच में एक प्रस्तुति अधिकारी यानी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को नामित किया जाता है, जिसका काम होता है रिकॉर्ड और कागज़ पेश करना, गवाहों से प्रश्न करना, निष्पक्ष जांच करना, सत्य तक पहुंचना और अंत में अपनी रिपोर्ट अधिकारी को देना। ठीक है, प्रस्तुति अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति मानक फॉर्म संख्या यानी जिसको SF स्टैंडर्ड फॉर्म 8 के द्वारा किया जाता है। अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं साथ में, इसमें हम विस्तार क्षेत्र एप्लीकेशन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये नियम प्रत्येक रेल सेवक पर लागू होंगे लेकिन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी सदस्य, एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, रेलवे सुरक्षा बल में परिभाषित रेलवे सुरक्षा बल का कोई भी सदस्य, एनी मेंबर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज डिफाइन इन द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आकस्मिक रोजगार में कोई भी व्यक्ति, और जो हमारा अगला ऑप्शन है, कोई भी व्यक्ति जिसके लिए इनके अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया हो। ऐसा जो नियम नंबर 4 है उसमें क्या गया है साथियों कि निलंबन का अर्थ है रेल कर्मचारी की आधिकारिक गतिविधियों का निलंबन, जिसको हम सस्पेंशन भी बोलते हैं। आरोप पत्र देने वाला अधिकारी आरोप पत्र लेने वाले अधिकारी से 3 ग्रेड ऊंचा होना चाहिए साथियों, यानी द ऑफिसर गिविंग द चार्जशीट शुड बी 3 ग्रेड्स हायर देन द ऑफिसर रिसीविंग द चार्जशीट। कहने का मतलब क्या है इसमें कि जो भी कोई अधिकारी अपने से नीचे 3 ग्रेड जो नीचे अधिकारी होता है उसी को चार्जशीट दे सकता है। ठीक है, 2 ग्रेड वाले को नहीं दे सकता। कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप C या ग्रुप D को निलंबन कर सकता है, यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यानी JO जो जे होता है वो कैन बी सस्पेंड ग्रुप C और D। ग्रुप B अधिकारी ग्रुप C D को निलंबन कर सकता है यानी सस्पेंड कर सकता है। स्वतंत्र चार्ज रखने वाले ग्रुप अधिकारी 4200 ग्रेड पे
कर्मचारी को निलंबित कर सकता है। ठीक है, अब देखो साथियों, निलंबन फॉर्म यानी सस्पेंशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जिसको हम मानक फॉर्म भी बोलते हैं। यह दंड एक प्रशासनिक कार्रवाई है। निलंबन हमेशा ड्यूटी या काम से होता है। कर्मचारी उसी पद पर नियुक्त तो होता है, लेकिन काम करने या कार्यस्थल पर जाने की इजाज़त नहीं होती ताकि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके, जो इन परिस्थितियों में किया जाता है। जब किसी फौजदार मामले में कर्मचारी के खिलाफ कोई केस, छानबीन या मुकदमा चल रहा हो, जब कर्मचारी ऐसे मामले में लिप्त हो जिससे देश या राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, जब कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की संभावना हो या बड़ी शासित की कार्रवाई चल रही हो। निलंबन 2 प्रकार के होते हैं साथियों, जिसे नियम नंबर 5(1) और नियम नंबर 5(2) में रखा गया है। यानी तत्काल प्रभाव से निलंबन, ये SF1 होता साथियों, जिसका नियम नंबर 5 में .1 है, सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट SF1। भूतकालीन प्रभाव से निलंबन माना हुआ निलंबन SF2, नियम 5.2, सस्पेंड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डीम्ड सस्पेंशन जो होता साथियों, क्या कहते हैं, SF2 के अकॉर्डिंग होता है। अब हमारा तत्काल प्रभाव से निलंबन SF1, नियम 5(1), सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट SF1। जब किसी रेल सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच प्रक्रिया चल रही हो या चलाई जाने वाली हो, जब सक्षम अधिकारी के विचार में रेल सेवक कुछ ऐसे कार्यकलापों में विलिप्त पाया गया जिससे राज्य या देश सेवा की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला हो, जब रेल सेवक के विरुद्ध किसी आपराधिक मामले में अनुसंधान, जांच या मुकदमा चल रही हो। भूतकालीन प्रभाव से निलंबन माना हुआ निलंबन, जिसको SF2 यानी डीम्ड सस्पेंशन भी बोलते हैं हम जिसको। कुछ मामलों में रेल सेवक को भूतकाल इन प्रभाव से पिछली तिथियों से निलंबन माना जाता है। जब कोई रेल सेवक किसी आपराधिक मामले में या अन्य कारणों में 24 घंटे से अधिक की अवधि तक हिरासत यानी जेल कस्टडी में रखा गया हो तो उसे हिरासत में जाने की तिथि से निलंबित यानी सस्पेंड माना जाएगा। यदि किसी रेल सेवक को किसी आपराधिक मामले में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए जेल की सज़ा दी गई हो, जिसके परिणाम स्वरूप बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति न किया गया हो, तो सज़ा की तारीख से निलंबन मान लिया जाएगा। यदि सज़ा छोटी अवधि में दी गई तो उन्हें जोड़कर 48 घंटे की अवधि पूरी की जाएगी। अब साथियों, इसमें क्या, जो निलंबन करने में सक्षम अधिकारी यानी अथॉरिटी कम्पिटेंट टू सस्पेंड, यानी जो सस्पेंड करने की अथॉरिटी होती है कौन कौन होती है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसको हम नियुक्ति प्राधिकारी बोलते हैं। एनी हायर अथॉरिटी टू विच अपॉइंट अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, कोई उच्च अधिकारी जिसके अधीन नियुक्त प्राधिकारी हो। ऑप्शन 3 है इसका C, डिसिप्लिन अथॉरिटी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। Any authority who has been empowered to place the employee under suspension, an authority who is not empowered to place a railway employee under suspension may be suspended him when the circumstances so warrant, but he should immediately report to the competent authority who will be confirm the order। जिस प्राधिकारी के पास किसी रेल कर्मचारी को निलंबन करने का अधिकार नहीं है, वह परिस्थितियों के अनुकूल होने पर उसे निलंबित कर सकता है, लेकिन उसे तुरंत सक्षम प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी चाहिए जो आदेश की पुष्टि करेगा। ग्रुप C एंड D एम्प्लॉय में बी प्लेस अंडर सस्पेंशन बाय जूनियर स्केल एंड ग्रुप B ऑफिसर। ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारी को जूनियर स्केल ऑफिसर जिसको JSV बोलते हैं, निलंबित किया जा सकता है। सीनियर सुपरवाइज़र में बी सस्पेंडेड ग्रुप D स्टाफ। वरिष्ठ पर्यवेक्षक जिसको हम इंचार्ज बोलते हैं, ग्रुप D के स्टाफ को निलंबित कर सकता है। ग्रुप A B ऑफिसर में भी रेलवे बोर्ड GM AGM DG RDSO DG RSC CO, रेलवे बोर्ड GM AGM DGM और क्या कहते हैं RDSO DG, इसके बाद RSC CO द्वारा ग्रुप A और B अधिकारी। PHOD ग्रुप B अधिकारी और ग्रुप A जूनियर स्केल को निलंबित कर सकता है। सचिव रेलवे बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड B अधिकारी।
री ऑफ सस्पेंशन निलंबन की समीक्षा। निलंबन का आदेश 90 दिनों की होती है। जब तक कि 90 दिनों की समाप्ति से पहले रद्द नहीं किया जाता, ऐसा आदेश 90 दिनों के बाद मान्य नहीं होगा। जब तक कि इसे समीक्षा समिति की सिफारिश पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा नहीं बढ़ाया जाता। निलंबन का विस्तार एक समय में 180 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि कर्मचारी को अदालती मामले में पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है या अनुशासनात्मक मामले में मामूली जुर्माना लगाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ड्यूटी पर बिताई गई अवधि इस आधार पर नियमित किया जा सकता है। निलंबन पूरी तरह से अनुचित था। लेकिन एक अदालती मामले में अगर कर्मचारी को प्रीवीक्षा पर रखा गया था या संदेह का एक लाभ छोड़ दिया गया था, तो इसका मतलब होगा कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित नहीं था और ड्यूटी पर बिताए गए समय को नियमित नहीं किया जा सकता है। 3 माह के भीतर निपटारा। किसी भी रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई 3 माह के भीतर कर देने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील। निलंबन आदेश के विरुद्ध अपील अथवा जीवन निर्वाह भत्ते की राशि निर्धारित करने के विरुद्ध निलंबन करने वाले अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। अपील करने की सीमा 45 दिन के भीतर होगी। यह समय निलंबन आदेश प्राप्त करने की तारीख से गिनी जाएगी। निलंबन के दौरान भत्ता। निलंबन के दौरान भत्ता वेतन का आधा यानी LHAP के बराबर 3 महीने के लिए 50%, उसके बाद उसमें वृद्धि की जा सकती है या कमी भी की जा सकती है, लेकिन वेतन का 75% से अधिक नहीं। इस दौरान छुट्टियां नहीं मिलेंगी। बिना हेडक्वार्टर के परमिशन के हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। यदि निलंबन कर्मचारी के उत्तरदायित्व कारण से होता है तो वेतन का 25% प्लस DA पूरा मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों को यह लिखित में देना होगा कि वह इस दौरान अन्य रोजगार नहीं कर रहा। निम्नलिखित कर्मचारी निम्नलिखित भुगतान के लिए हकदार होंगे। कहने का मतलब क्या साथियों, जीवन यापन भत्ता यानी लिविंग अलाउंस। मुख्यालय से अलग न्यायालयों में गवाही देने जाने पर अथवा विभागीय जांच प्रक्रिया में भाग लेने पर यात्रा भत्ता, जिसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। जीवन यापन भत्ते के आधार पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अलाउंस। उत्पादकता पर आधारित बोनस यानी PLB, परंतु इसका भुगतान निलंबन की समाप्ति पर ही होगा। छात्रावास सब्सिडी, शैक्षिक यानी एजुकेशनल सहायता, नया संशोधित वेतनमान। जीवन यापन भत्ते पर देय महंगाई भत्ता जीवन यापन भत्ते की राशि पर निर्भर होगा, न कि पहले पूरी राशि जोड़कर तब उसके आधे की राशि का। कुछ अन्य सुविधाएं। वह सरकारी आवास रख सकता है। उसकी पदोन्नति एवं स्थानीयकरण पर अन्य उम्मीदवारों के साथ नियम समय विचार होगा, परंतु परिणाम बंद लिफाफे में रखा जाएगा। बचाव के रूप में कार्य। समझौता वार्ता PNM की बैठक में भाग ले सकते हैं। समक्ष अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने पर वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं। मान्यता प्राप्त संघ का पदाधिकारी निर्वाचित हो सकता है। समक्ष अधिकारी द्वारा इस आशय का आदेश देने पर निलंबन की अवधि पेंशन के लिए अर्क सेवा माना जाएगा। रेलवे अस्पतालों में बहिरंग यानी आउटडोर एवं इंडोर दोनों चिकित्सा की सुविधा प्राप्त कर सकता है। जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण कर सकता है। कुछ निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत सुविधा पास एवं PTO सुविधा प्राप्त कर सकता है। महाप्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित राजपत्रित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्यों को उसे कुल देय सुविधा पास की संख्या के आधे सुविधा पास दिए जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक के विवेकाधिकार के अंतर्गत निलंबित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व इनके परिवार के सदस्यों हेतु एक पूरा सेट या 2 आधा सेट पास जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते ऐसा पास जारी करते समय उनके खाते में एक सेट बकाया रहना चाहिए। ठीक है साथियों, अब अगला क्या कह रहा है कि स्कूल पास पर निलंबन का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसका नाम उसमें अभिभावक की हैसियत से शामिल किया जा सकता है। भविष्य निधि से अग्रिम या अंतिम निकासी ली जा सकती है। निलंबन के दौरान लागू होने वाली पाबंदियाँ। रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल ड्यूरिंग सस्पेंशन। निलंबन कर्मचारी निलंबन की अवधि में यानी जो एम्प्लॉय सस्पेंड कर क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। मुख्यालय से बाहर बिना पूर्व तक नहीं जा सकता। किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी।
कोई व्यापार या पेशा नहीं कर सकेगा, प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाएगा। रेजिडेंशियल कार्ड पास की सुविधा नहीं मिलेगी। और जेसीएम तथा पीएनएम की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा पास नहीं मिलेगा। नई पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं होगी। जीवन यापन भत्ते से की जाने वाली कटौतियाँ, अनिवार्य कटौतियाँ, ठीक है। आयकर यदि देय हो, मकान भाड़ा, विद्युत तथा जल और स्टेशन स्टोर व वर्कशॉप डेबिट। ठेका प्रणाली के अधीन दी गई चिकित्सा सुविधा के लिए दिए गए डॉक्टर फीस, सरकार के से लिए गए ऋणों एवं अग्रिमों किस्तें, सरकार की हुई क्षति की पूर्ति के लिए जाने वाली कटौती यदि सक्षम अधिकारी ने उस पर रोक न लगाई हो। ऐच्छिक कटौतियाँ, जीवन बीमा की पॉलिसी की किस्तें, रेलवे इंस्टीट्यूट एवं क्लब अंशदान, सरकारी समिति के ऋण, सरकार कर्मचारी सहायता कोष अथवा निधि से लिए गए ऋण की किस्तें, स्कूल की फीस। वर्जित कटौतियाँ, भविष्य निधि यानी पीएफ का अंशदान और न्यायालय द्वारा कुर्क की गई संपत्ति। ठीक है साथियों, अब देखो अभी तक तो हमने क्या कहते हैं इसके बारे में बेसिक पढ़ा था। अब हम इसके साथ कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।